नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर चलते ही जो चर्चा का विषय है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। हमने आज 4 की जगह 5 ऑप्शन लेकर रखे हैं और ऑप्शन कुछ क्वेश्चनों में हमने ऑप्शन जो है वो आगे पीछे कर दिए हैं। इसलिए आगे पीछे किए हुए हैं वो एक तकनीक की वजह से भी किया है। मैंने ये सोचकर आगे पीछे किया है कि जनरली क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन के ऑप्शन को बारीकी से नहीं देखते हैं और क्वेश्चन के ऑप्शन को बारीकी से नहीं देखते हैं और कभी हम ए की जगह बी को लगा देते हैं टिक, बी की जगह सी को लगा देते हैं टिक। तो इसलिए हमने ये जो एक क्रम है उसको ही डिस्टर्ब कर दिया है, जिससे कम से कम कुछ सेकंड तक हम अपनी निगाह को इन ऑप्शन पे जरूर रोक कर रखें कि बी कहाँ लिखा है, डी कहाँ है, ए कहाँ है, सी कहाँ है और ई कहाँ। इसलिए क्रम को हमने डिस्टर्ब कर रखा है। तो चलो वीडियो शुरू करें, उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इन प्रश्नों की जो कठिनता है वो अच्छे लेवल पर लेकर हम रखे हैं, जिससे आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें समस्या ना हो। और वह बड़े दुखद मन से मैं ये कह रहा हूं कि आयोग पता नहीं कौन सा भांग पी कर बैठा हुआ है कि परीक्षाएं करा ही नहीं पा रहा। इससे अच्छा तो जब नया आयोग गठित नहीं हुआ था, जो हमारा पुराने आयोग थे, वो चाहे माध्यमिक का हो, वो चाहे हायर एजुकेशन कमीशन हो या ये जो थे, तो कम से कम वैकेंसियां आ रही थी। जब डेट देते थे तो परीक्षाएं होती थी। इन लोगों ने तो ऐसा मजाक बना के रखा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि इतने सीनियर सीनियर प्रोफेसर कहीं अध्यक्ष, कहीं मेंबर सब चुने जा रहे हैं और काम ढेला भर का भी नहीं काम कर रहा है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, एक परीक्षाएं तक आयोजित नहीं करा पा रहे हैं। पता नहीं क्या सिस्टम बना के रखा है। और जो हमारे तैयारी करने वाले मित्र हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। अब समझ लीजिए, एलटी की जो वैकेंसी है 2018, लगभग 5-6 साल हो गए नहीं आई है। जो व्यक्ति उस समय एलटी की वैकेंसी में एक चांस मिला होगा 35 साल की उम्र में, समझ लीजिए वो व्यक्ति आज 42 साल की उम्र में उसको चांस ही नहीं मिला। समझ लीजिए कि कितना दुर्भाग्य का विषय है। 6-6, 7-7 साल तक वैकेंसी नहीं आ रही है। अब बताइए बेचारे जो हमारे स्टूडेंट है वो जाए तो जाए कहाँ। बड़ी विडंबना है। केवल राजनीति की रोटियां सब सेकते हैं और काम ढीला भर का भी नहीं करते कि कम से कम, जैसे कि यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश, सॉरी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, कि टाइमली आईएएस के फॉर्म निकलते हैं और वो टाइमली एग्जाम कराता है। ऐसा आखिर ये लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है। सब राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और काबिल लोग वहां नहीं बिठाए जाते हैं। जो लोग राजनीति से सक्षम होते हैं या राजनीतिक रूप से पकड़ अच्छी होती है, वो कहीं कुछ बना दिए जाते हैं, कहीं कुछ। तो तमीज तो है नहीं, बस बनाए बैठे हुए हैं, कर रहा है, काम ही नहीं करा पा रहा है। चलिए, ये तो एक अलग विषय है। और जो हम अपने बस में है वो तो हम कर सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं, आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी तक 300 प्लस मित्र टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी और आश्रम पद्धति आदमी चयनित हो चुके हैं। आप भी अगला हिस्सा होंगे। कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मरमेड्स वाइन ग्लास के नाम से किसे जाता है? बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है और ये एक एग्जाम में पूछा गया था। यूपी के एग्जाम में नहीं पूछा गया है, अदर स्टेट के एग्जाम में पूछा गया है। मैं भी बता दे रहा हूँ क्वेश्चन जहां से मैंने उठाया है। अच्छा क्वेश्चन है और ये देखने को मिलेगा। तो कहता है कि फॉलोइंग नोन एज मरमेड वाइन ग्लास के नाम से हम किसको जानते हैं? तो उसने 4 एलगी दिया है, फ्रिशिएला दिया है। और फ्रिशिएला से ध्यान में रखिएगा, फ्रिशिएला जो है, इसका नाम फ्रिश के आधार पर रखा गया था। ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। किसके आधार पर रखा गया है? फ्रिश के नाम पे रखा गया। जो फ्रिश, जिसे फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहता है, एल्गोलॉजी उनके नाम पर रखा था। क्योंकि जो आईओपी अयंगर थे इंडिया के, जिसे फादर ऑफ अयंगर साहब जो है, अयंगर जो थे, प्रोफेसर अयंगर साहब, इनको फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने इस फ्रिशिएला की खोज की थी।
उन्होंने अपने गुरु के नाम पर, जो फ्रिश है, जो फादर ऑफ एल्गोलॉजी, उनके नाम पर इसका नाम फ्रिशिएला रखा था। मैं पूरी हिस्ट्री बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ये कैसा होता है? ये प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों कंडीशन में देखने को मिलता है, यानी हेटेरोथैलिज्म कंडीशन देखने को इसमें मिलती है फ्रिशिएला। और ये जनरली कैसा होता है? टेरेस्ट्रियल होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, अर्थात भूमि पर पाया जाता है। तो इससे जो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो ये पता लगाता है कि इसको खोजा किसने था, तो अयंगर ने खोजा था। अयंगर साहब ने, यम ओपी अयंगर पूरा नाम है, यम ओपी अयंगर ने इसको खोजा था और वो फिश के शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु के सम्मान में फ्रिशिएला नाम रखा था इस एल्गी का। इसको ध्यान में रखिएगा। एस्टाबुलेरिया, एस्टाबुलेरिया आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है? तो मुझे लगता है जब न्यूक्लियस से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट था, जो था, उसमें एस्टिबुलेरिया का प्रयोग किया गया। तो मरमेड्स वाइन ग्लास किसे कहते हैं? तो प्राय हम ऑप्शन डी सही करेंगे। कौन सही करेंगे? डी। देखिए, जनरली क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते, तो मगर यहाँ हम किसको सही करेंगे? डी को। और वैसे कहते तो यहाँ पता लगा भाई, इसीलिए हमने ये ऑप्शन को ऊपर नीचे, मेरे मन में आया कि ऑप्शन को हम अगर ऊपर नीचे कर दें तो क्या असर आएगा, क्या हमारे जो हमारे मित्र हैं, क्या उसको इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन भी हमें ध्यान से पढ़नी चाहिए। तो ऑप्शन डी सही है, एस्टिबुलेट। और है किस स्थान पे? बी के स्थान, एस्टिबुलेट। ऊडोगोनियम का खास करेक्टर जो पूछते हैं यूपी के टीजीटी पीजीटी में, खास करेक्टर ऊडोगोनियम से कॉमन सा क्वेश्चन पूछते हैं। नैंड्रस और माइक्रोएंड्रस दो शब्द पूछते हैं, किसमें पाया जाता है? ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम का एक खास करेक्टर होता है कैप का पाया जाना, कैप सेल का पाया जाना, या ऐसी सेल्स जिसमें कैप पाई जाती है, ये ऊडोगोनियम का खास करेक्टर है। क्लोरेला जो है नॉन फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर एल्गी है, इनको आप ध्यान में रखें। और हमारे जो कोर्सेस हैं, अभी आज ही हमारा प्रैक्टिस सेट आप लीजिए। मैं वादा करता हूं इस प्रैक्टिस सेट में हमने ऐसे प्रश्नों का संकलन रखा है जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ओनली 699 का प्रैक्टिस सेट है। आपको 80 प्लस प्रैक्टिस सेट, 80 प्लस प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे। ध्यान में रखेगा, 80 जो प्लस है वो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे 699 में। और जो इसकी वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। क्या है? 1 ईयर। और ऐसे मित्र जो पहले लिए रहे और उनकी वैलिडिटी समाप्त हो गई है, उनको ये कोर्स 599 में अवेलेबल रहेगा, मगर उसके लिए पुरानी स्लिप आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा 1199 का जो बैच है, ये टीजीटी और पीजीटी और आरपीएससी, एलटी सबके लिए कॉमन बैच है 1199 का। और जो 1399 का है विजेता बैच जो है, ये बिल्कुल इस समय रिसेंट में लाइव सेशन में चल रहा है। आपको जो सबसे बेहतर बैच है वो विजेता बैच है। ये भी बेहतर है, मगर ये चूंकि इस समय कंडीशन में चल रहा है तो सबसे बेटर है। और जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होने वाले हैं तब तक मैं इस बैच का सारा जो है वो खत्म कर दूंगा। और इसमें आपको क्या मिलेंगी? सारी की सारी थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेंगी। और आप हमारी क्लासेस देखते ही हैं कि हम उतना ही पढ़ाते हैं जितना एग्जाम में फंसे। थ्योरी क्लास सारी की सारी, एमसीक्यू क्लास सारे के सारे, ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की क्लास, इसके अलावा रात में जो डिस्कशन होता है वो अवेलेबल है। और 1500 पीडीएफ की लाइब्रेरी लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। ये सब आपको अवेलेबल रहेगा, चाहे ये बैच में चाहिए। आज ही जुड़े, अधिक जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है और ये हमारी वेबसाइट है drnotesbiology.in, आप इस पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। कहता है वो इनमें से उसने बहुत सारे पौधे दिए हैं। उसने मैग्नोलियोफाइटा दिया है। क्या दिया? मैग्नोलियोफाइटा दिया है, टेरिडोफाइटा दिया है, जिम्नोस्पर्म दिया है, थैलोफाइटा दिया है और ब्रायोफाइटा दिया है। टेरिडोफाइटा एक्चुअली में स्पोरोफाइट होता है। यहां से पकड़ में आएगा क्वेश्चन, कैसा होता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब ये डिप्लॉयड होता है। जिम्नोस्पर्म भी स्पोरोफाइट है और ये भी डिप्लॉयड होता है। और थैलोफाइटा में थाइलॉइड प्लांट्स आते हैं, जिनमें हमारे एल्गी आते हैं, जिनमें हमारे फंगस आते हैं, ये आते हैं थैलोफाइटा में।
फिर आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा एक गैमेटोफाइट प्लांट है, गैमेटोफाइट प्लांट है, यानी इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो जनरली अगुणित होती है। कैसी होती है? अगुणित, इसीलिए गैमेटोफाइट। तो ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि मान लेते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्यूनेरिया का, तो आप देखेंगे कि फ्यूनेरिया में इस तरह का एक ये संरचना लगी रहती है। तो ये स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है, और ये इसका गैमेटोफाइट होता है। तो स्पोर गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट यहाँ चूंकि आंशिक रूप से निर्भर रहता है और कुछ में पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। वो फिर चाहे रिक्सिया हो, मार्केंसिया हो, या पेलिया हो, या पोरेल्ला हो, या फिर फ्यूनेरिया हो, यही हमें पढ़ने रहते हैं टीजीटी पीजीटी में, तो उनकी मैंने बात कर दी है। ये तो ऑप्शन हमारा रहेगा ब्रायोफाइटा। इनके स्पोरोफाइट जो होते हैं वो गैमेटोफाइट पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, और जैसे कि जल आदि अवशोषण के लिए भी आश्रित रहते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा। डी है, हाँ डी है, ये डी है, ठीक है। ऑप्शन चूंकि आगे पीछे हैं तो कंफ्यूजन होता है। कहता है इन विच द टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसाइट। टेट्रास्पोरिक तो तीन प्रकार के दिखेगा। जो पंचानन महेश्वरी थे, पी महेश्वरी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं पंचानन महेश्वरी को। तो पंचानन महेश्वरी ने इनको तीन ग्रुपों में बांटा था। कौन कौन से ग्रुप थे? मोनोस्पोरिक, कौन थे? मोनोस्पोरिक, और दूसरा है बाईस्पोरिक, बाईस्पोरिक, और एक है टेट्रास्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक में क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट सेल्स होती हैं उनकी तीन सेल्स नष्ट हो जाती हैं, और एक सेल, म्यूसिस के बाद चार सेल बनती थी, एक सेल से डेवलप होता है जिसमें पॉलीगोनम आता है, पॉलीगोनम और ऑर्निथेरा टाइप, ऑर्निथेरा आता है। और बाइस्पोरिक में एलियम आता है, एलियम टाइप आता है। टेट्रास्पोरिक में पेप्रोमिया और ड्रूसा और प्लम्बैगो और एडोक्सा और फर्टिलेरिया टाइप। तो जब हमने थ्योरी क्लास आपकी ली है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की, तो ये हमने सब बताए हैं कि कितने न्यूक्लियस बनते हैं, कितने एंटीपोडल सेल्स बनती हैं, कितनी सिनरग्रिड सेल्स बनती हैं, कितने एग होते हैं, कितने सेंट्रल सेल्स, सब हमने आपको बताया। तो चूंकि पूरी कहानी यहाँ तो नहीं दोहराएंगे, और हमने ये भी बताया है कि इनका 9n एंडोस्पर्म होता है, किसका 5n एंडोस्पर्म होता है, किसमें एंटीपोडल सेल नहीं पाई जाती हैं, किन में पाई जाती हैं, किन में सिनरग्रिड सेल्स नहीं पाई जाती, सारी कुछ हमने डिटेल दी है जो एग्जाम की दर से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां जो पूछा है सिर्फ उतनी बात करेंगे। तो विच द टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसाइट द बेसिक अरेंजमेंट द फोर न्यूक्लियाई। सीनो जो मेगास्पोर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ माइटोटिक डिवीजन मेनली ऑफ द 2+2 अरेंजमेंट, उनमें 2+2 अरेंजमेंट देखता है। तो किसमें देखने को मिलता है? तो ऑप्शन सी है, ड्रूसा टाइप में। किसमें? तो ड्रूसा टाइप में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? डूसा, डूसा नहीं करेंगे, एडोक्सा करो, सही है, एडोक्सा। किसमें देखने को मिलती है? एडोक्सा टाइप। तो ऑप्शन बी को बिल्कुल सही करेंगे। देखिए गलती हो गई, बी मुझे लगा ये क्या है? एडोक्साटाइट। क्या करेंगे? एडोक्साटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। इन विच ग्रुप प्लांट लीफ परफॉर्म डुअल फंक्शन। कहता है वो प्लांट क्या है कि जिनकी जो लीफ होती है वो डुअल फंक्शन करती है। डुअल फंक्शन का मतलब दो कार्य करती है। एक तो फोटोसिंथेसिस में भाग लेती हैं, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं, और दूसरा रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं, जनन क्रिया में भाग लेती हैं, दो काम करती हैं। तो कहता है जिम्नोस्पर्म नहीं, जिम्नोस्पर्म में जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं जनरली स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिनको या तो कोन कहते हैं, या स्ट्रोबिलस कहते हैं, या मेगास्पोरोफिल कहते हैं। ब्रायोफाइटा में लीफ शब्द है ही नहीं, तो इसको तो पहले काम करो। फंगस में पत्ती तो है ही नहीं, तो इसको भी काम करो, ई को।
एंजियोस्पर्म में पत्तियां ऐसा कोई काम करती नहीं, मगर टेरिडोफाइट में ऐसा है। टेरिडोफाइट की जो लीफ होती है वो दोनों काम करती हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, और दूसरा स्पोरोफिल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या होता है? तो कहता है वह पत्ती। स्पोरोफिल क्या होता है? वह पत्ती। अगर हम एक पत्ती बनाएंगे ये ऐसे, तो आप देखेंगे कि इन पत्तियों के जो किनारे होते हैं, मार्जिन जो होता है, इन मार्जिन पर इस तरह से स्पोरेंजियम लगी रहती है। क्या लगी रहती है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम लगी रहती है। और इन स्पोरेंजियम इस तरह के जब उसको करेंगे तो इस तरह के, और उसके अंदर क्या भरे रहते हैं? स्पोर भरे रहते हैं। तो इस प्रकार की पत्ती को हम स्पोरोफिल बोलते हैं, स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। ऐसी पत्तियां जो इस कंटेन टू द स्पोरेंजियम नोन एज द स्पोरोफिल। ऐसी पत्तियां जिनमें स्पोरेंजियम पाया जाता है, उन पत्तियों को स्पोरोफिल। तो दोनों काम करती हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का भी, चूंकि पत्ती है ग्रीन है तो प्रकाश संश्लेषण करेंगी, और चूंकि जनन में भाग ले रही हैं तो ये दोनों काम करती हैं। तो ये कंडीशन ऑप्शन बी जो सही है, टेरिडोफाइटा, उसको हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 हमसे क्या कह रहा है? 55 कह रहा है, which enzyme is mainly responsible in the reduction of नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इसमें कहता है वह एंजाइम कौन सा है जो नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के रिडक्शन के लिए, अपचयन के लिए। वो कौन सा होता है? तो वो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जो ये काम करता है। नाइट्रोजिनेज जो होता है ये क्या होता है? फाउंड इन, कहां पाया जाता है? तो कहता है फाउंड इन सर्टेन प्रोकैरियोट्स। ये कुछ प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और कन्वर्ट एटमॉस्फियर, जो एटमॉस्फियर की नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन जो होती है, एटमॉस्फियर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। कौन? नाइट्रोजिनस एंजाइम। इसका एक और बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसमें मॉलिब्डेनम और आयरन भी पाया जाता है। मॉलिब्डेनम आयरन भी बहुत पूछते हैं। और ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। ये एलटी 2018 में पूछा था कि कौन सा एंजाइम मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कह सकते इनहिबिट होता है या समतोल। तो ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो ये काम करना बंद कर, इसीलिए लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लेग हीमोग्लोबिन देखने को हमें मिलती है। क्या मिलती है? प्राय लेग हीमोग्लोबिन देखने को मिलती है, जो इसकी रक्षा करती है नाइट्रोजिनेज एंजाइम की। तो ये पाया कहाँ जाता है? तो ये नोड्यूलनस प्लांट होते हैं। नोड्यूल जो प्लांट होते हैं, जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट, दाल वाले जो पौधे होते हैं, जिनमें छोटी छोटी नोड्यूल, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम। चलिए, ये तो कहानी पूरी लंबी थी, तो ऑप्शन इसका क्या सही करेंगे? तो ऑप्शन हम इसका ए सही करेंगे। क्या सही करेंगे? ए। और जैसे नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्राइट रिडक्टेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, ये जनरली क्या करते हैं? तो इसमें से जो नाइट्रेट रिडक्टेज होता है, ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलता है। क्या बदलता है? नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलता है। नाइट्राइट में बदलता है। डिफरेंट टाइप के एंजाइम है। क्वेश्चन बहुत लंबा खींचेगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? Which terrestrial biome has the highest diversity plant and animal life? ये आपके पीजीटी में भी पूछा गया है, टीजीटी में भी पूछा गया है, और ईएलटी में और जीआईसी, इन तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन भाषा को बदल बदल कर आया है। जैसे पूछ देता है कि सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है, या इस तरह से क्वेश्चन आता है। यहां उसने पूछा है विच टेरेस्ट्रियल बायो, इसने एक शब्द जोड़ दिया एक्स्ट्रा, टेरेस्ट्रियल बायो हैज द हाईएस्ट डाइवर्सिटी। तो कहता है टेरेस्ट्रियल बायो
हैज द हाईएस्ट डाइवर्सिटी प्लांट एंड एनिमल, सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब विविधता देखने को मिलती है। और विविधता कहाँ देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा, डेजर्ट में तो देखने को मिलेगी नहीं। मान लेते हैं मरुस्थल है, मरुस्थल में जब बारिश नहीं हो रही है, पौधे नहीं है, तो जब पौधे नहीं है तो पौधों की जातियां ही नहीं होंगी, बस वो कुछ कैक्टस प्लांट जो है वही पाए जाएंगे। कहाँ देखने को मिलेगी, जहां ढेर सारी वनस्पति हो, और ढेर सारी वनस्पति वहां होगी जहां बरसात होती हो, और ऐसी बरसात होती है, रिमझिम बरसात होती है, बरसात हो रही तो कई कई दिनों तक हो रही है बरसात, वहां क्या होगा, प्लांट, झाड़ियां, वनस्पति बहुत ज्यादा होगी। और जब प्लांट, झाड़ियां, वनस्पति बहुत ज्यादा होगी तो वहां क्या होंगे, छोटे छोटे कीट पतंगे और दुनिया भर के जंगली जीव वहां देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन जंगली जीवों के लिए भोजन होगा। तो इसका सही आंसर है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। क्या है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। क्या सही करेंगे, टेम्परेट नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट करेंगे, टेम्परेट को हटाओ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट करेंगे। देखिए उसने घुमा दिया, याद मुझे साथ था सिर्फ रेन फॉरेस्ट, तो ऑप्शन क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ऑप्शन क्या करेंगे, बी नंबर करेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कौन सा होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज कॉमन इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। कहता है कि ये जो कैरेक्टर्स दिए हैं, इन लक्षणों में से वो लक्षण कौन सा है जो तीनों में पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स में भी पाया जाता है, टेरिडोफाइट्स में भी पाया जाता है और जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के खास कैरेक्टर्स क्या है, तो देखिएगा, ब्रायोफाइट्स में अगर हम हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल लगाएंगे तब गलत होगा, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया। तो ऑप्शन यही सही होगा, बी नंबर, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया। देखिए ब्रायोफाइट्स में भी आर्चिगोनिया पाई जाती है, टेरिडोफाइट्स में भी पाई जाती है और जिम्नोस्पर्म में भी। और आर्चिगोनिया क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्टिव स्ट्रक्चर है। क्या है, मादा जननांग है, जो तीनों में देखने को मिलता है। प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, तो ब्रायोफाइट में वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाते, टेरोडो और जम्नू पाए जाते, तो ये अपने आप खत्म हो गया। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो देखिएगा रिक्वायरमेंट जो वाटर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होता है, तो ब्रायोफाइट और टेरोडोफाइट में जल की आवश्यकता होती है, मगर जिम्नोस्पर्म में जल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये एयर पॉलिनेशन के द्वारा जाते हैं। तो ये वाला गलत हो गया। डोमिनेंट स्पोरोफाइट फेज इन द लाइफ साइकिल, तो ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइटिक फेज डोमिनेंट होती है, टेरिडो और जिम्नो में स्पोरोफाइटिक। तो ये वाला भी गलत होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58 पर। कहता है व्हेन गैमेटोफाइट इज डायरेक्टली फ्रॉम फॉर्म्ड फ्रॉम स्पोरोफाइट टिश्यू विदाउट स्पोर फॉर्मेशन इट इज कॉल्ड। कहता है कि जब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो उसे हम एपोस्पोरी के नाम से जानते हैं। किससे नाम जानते हैं, एपोस्पोरी। जो गैमेटोफाइट है वो किससे बनता है, तो स्पोरोफाइट से बनता है। तो इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ टू एन गैमेटोफाइट, इनका जो गैमेटोफाइट बनता है वह हरदम द्विगुणित बनता है, विदाउट मियोसिस। किसके, तो विदाउट मियोसिस, बिना अर्धसूत्री विभाजन। भाई स्पोरोफाइट है, मान लो 2n है, और इसमें क्या हुआ, मियोसिस नहीं हुआ और इसी से डायरेक्ट गैमेटोफाइट बन गया, तो सिंपल होगा। और ये जनरली कंडीशन हमें एंथोसिरोस में देखने को मिलती है, एंथोसिरोस में ये कंडीशन अक्सर देखने को मिलती है। एपोस्पोरी, एपोगैमी क्या होता है, प्रोड्यूस, इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस हैप्लॉइड, इसमें हैप्लॉइड एम्ब्रियो का विकास होता है, आगुड़ित भ्रूण का विकास होता है। फिर स्पोरोफाइट डेवलप फ्रॉम द गैमेटोफाइट, इसमें किसका विकास होता है, स्पोरोफाइट बनता है, और स्पोरो जो फाइट बनता है वो हरदम अगुड़ित होता है गैमेटोफाइट से। ये कंडीशन हरदम हमें फ्यूनेरिया में देखने को मिलती है, किस ब्रायोफाइट में, फ्यूनेरिया में। और हार्कोगैमी जो होता है या हेराइको जो गैमी होता है कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन को ब्लॉक करता है।
पोरोगैमी तो आप सब जानते हैं, पोरोगैमी, चलाजोगैमी और मीजोगैमी 3 पढ़ाए थे। पोरोगैमी, चलाजोगैमी, गैमी और मीजोगैमी, ये 3 हमने आपको मीजोगैमी ये बताए थे। पोरोगैमी में जब पॉलन ट्यूब जो होता है वो माइक्रोपाइल से इंटर करती है। चलाजोगैमी में कहां से? चलाजा से इंटर करती है। और मीजोगैमी में इंटुगमेंट से इंटर करती है। तो यहाँ शायद पोरोगैमी या चलाजोगैमी पूछा था किस में पाया जाता है, कैजोराइना शायद दिया था उसमें, मुझे याद है। तो ये शायद पीजीटी हो या फिर टीजीटी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन बना था। पोरो, चलाजो, मीजो में से एक पूछा था, अभी पूछा गया था। हेट्रोस्पोरी तो आप सब जानते हैं, टेरिडोफाइट में देखने को मिलते हैं मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। मतलब मेगा और माइक्रो, या माइक्रो और माइक्रो 2 प्रकार के स्पोर दिखाई देते हैं, तो उसे हेट्रोस्पोरी कहते हैं। खासकर स्लेजिनेला में इसका ज्यादा है, या आप सीड हैबिट पूछ लेता है जो स्लेजिनेला। तो आप जब टेरिडोफाइट विजेता बैच में पढ़ेंगे तो सब कुछ स्पष्ट है, और वो चाहे आप 1199 वाले बैच में पढ़ेंगे, तो मैं वादा करता हूं कि मैंने वही वही पढ़ाया है कि जो एग्जाम में फंसे। तभी इतने मित्र सिलेक्ट हुए हैं, हवा में नहीं सिलेक्ट हुए हैं। वो अलग बात है कि खुद जॉब करने की वजह से मैं बहुत हाई फाई चीजें नहीं कर पाता हूँ, जितना सुटेबल है उतना ही मैं करता हूँ कि जितने में सिलेक्शन हो जाए। मैं बहुत डींगे मारना पसंद नहीं करता हूँ। आप इस नंबर पर हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी स्टोरेज? ग्रोथ, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो प्लांट हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन होते हैं। प्लांट हार्मोन में कौन आता है? ऑक्सिन हम पढ़ते हैं, फिर जिब्रेलिन पढ़ते हैं, फिर साइटोकाइनिन पढ़ते हैं, फिर इथाइलिन और एब्सिसिक पढ़ते हैं, जो जो कि इनहिबिटर्स का काम करते हैं। ये दोनों ये ग्रोथ रेगुलेटर्स का काम करते हैं। तो कहता है इनमें से वो कौन है? फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर फूड, जो सीड के अंदर भोजन स्टोर रहता है, तो जर्मिनेटिंग सीड के समय ये स्टोर फूड को मोबिलाइज करता है, जिससे जो नया पौधा निकल रहा उसको भोजन मिल सके। वो कौन है? जिब्रेलिन्स है। क्या है? जिब्रेलिन्स। तो ऑप्शन बी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Krebs cycle is known as TCA cycle due to the production of, कहता है TCA साइकिल। TCA का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो कौन है? तो ये फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड टीसीए साइकिल, किसके प्रोडक्शन के कारण इसे हम टीसीए साइकिल के नाम से जानते हैं? तो जनरली सिट्रिक एसिड जो है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल मॉलिक्यूल है, फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द speciation in which two or more species occupy overlapping areas are known as, कहता है कि the speciation in which two or more species occupy overlapping area are known as, मतलब जो स्पीसीज है, टू आर मोर स्पीसीज ऑक्यूपाई ओवरलैपिंग, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एरियाज नोन एज, मतलब सेम एरिया में पाए जाना। ध्यान में रखिएगा, 2 तरह के शब्द हमने याद आपको पढ़ाए थे जब हमने जूलॉजी स्टार्ट की थी क्लासिफिकेशन। तो हमने कुछ शब्द दिए थे, जैसे कि एलोपैट्रिक दिया था, एलोपैट्रिक दिया था, हमने कहा था एलोपैट्रिक में ये क्या होते हैं? आइसोलेशन होता है, आइसोलेशन, सॉरी आइसोलेशन होता है डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में, ग्राफिकल एरिया में, मतलब ये अलग अलग जातियां हो जाती हैं। और हमने कहा था सिबलिंग जातियां क्या है? जो जैसे कि भाई बहन, तो ये क्या कहलाएंगे? सिबलिंग जातियां। सिंपैट्रिक में हमने कहा था ऐसी जातियां जो सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहती हैं। तो उसने कहा है मोर स्पीसीज ऑक्यूपाई द ओवरलैपिंग एरिया, एक ही एरिया में ओवरलैपिंग होती है। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे, सिंपैट्रिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अब टाइम बहुत हो रहा है। इन विच ईयर वाज द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? भारत में जो ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट है वो भारत में कब पास हुआ था?
एक्चुअली में नेशनल ग्रीन जो ट्राइब्यूनल एक्ट है, उसका मुख्य उद्देश्य जो था, उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था, क्या था? उसका सिर्फ उद्देश्य इतना था कि ये जो, अच्छा इसका ध्यान में रखिएगा, इसकी इस एक्ट की से स्पेशल या स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी डेवलप की गई। किसके लिए? फॉर इन्वायरमेंट मैटर। जितने पॉल्यूशन संबंधी या पर्यावरण संबंधी एक कोर्ट का निर्माण किया गया, जो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल पर्यावरण संबंधी केसों को सुनता है। तो इस जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट में, वो 2010 को 2 जून 2010 को पास किया गया और 10 अक्टूबर को इसका इस्टेब्लिश हुआ। 10 अक्टूबर 2010 को इसको इस्टेब्लिश किया गया और इसका जो हेड क्वार्टर है, जो क्वार्टर है, हेड क्वार्टर वो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ध्यान में रखिएगा, न्यू दिल्ली। कब पास किया गया? 2010 में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पर्यावरण विज्ञान से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस डू न्यूक्लियर इनविलप एंड न्यूक्लियोली डिसअपियर? किस फेस में, जो माइटोसिस के किस फेस में न्यूक्लियर जो इनविलप होता है या केंद्रक का जो ऊपर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियाई होती है, वो डिसअपियर हो जाती हैं या जनरली गायब हो जाती है। तो वो कब होती है? तो वो जनरली प्रोफेस स्टेज में हो जाती है। किस कब हो जाती है? प्रोफेस, लेट प्रोफेस जो होता है भाई, प्रोफेस और जो लेट प्रोफेस होता है, उसी समय ये सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं। मेटा फेस में मेटा या इक्वेटर प्लेट बनती है, इक्वेटर प्लेट का निर्माण होता है, मध्य में आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोनोमर डिड नॉट मेकअप डीएनए? इसमें से वो मोनोमर कौन है जो डीएनए का निर्माण नहीं करता है? डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और ग्वाइनिन होता है। देखिए ग्वाइनिलिक एसिड दिया है, यानी ये ग्वाइनिन से संबंधित है। थाइमिडाइलिक एसिड दिया हुआ है, ये थाइमिन से है। साइटिडीन एसिड दिया है, ये साइटोसिन से। यूरिलिक एसिड दिया है, ये यूरेसिल से है। एडनेलिक एसिड दिया, एडनिन। यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। यहां से क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है, कहां पाया जाता है? आरएनए में। तो ये डीएनए बनने में भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन डी है जो डीएनए बनने में भाग नहीं लेता है। बकाया सब डीएनए बनने में भाग लेते हैं। तो वही कहता है डिड नॉट मेकअप डीएनए। इनमें से वो कौन है जो डीएनए बनने में भाग नहीं लेता है? तो वो प्राय कौन सा है? जो यूरेडाइलिक एसिड है, वो प्राय भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, हर्शी एंड चीज सोड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल यूजिंग। हर्शी और चीज ने वो क्या यूज किया जिससे यह सिद्ध किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है? क्या यूज किया था? तो उन्होंने बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज का यूज किया, जिससे उन्होंने यह सिद्ध किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरियोफेज में जो है उसका डीएनए तो अंदर चला जाता है, मगर जो उसके ऊपर का कवर होता है वो अंदर नहीं जाता है। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड मेंडल पब्लिश हिज फाइंडिंग ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस? कहता है जो मेंडल थे, उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन में, जो चर्च था, चर्च के गार्डन में जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया चर्च के गार्डन में, तो वो एक्सपेरिमेंट जो किया वो एक जो जर्नल्स था, जर्नल, जब आप पीएचडी करेंगे या शोध कार्य करेंगे तो फिर आपको ये 2-4 होना पड़ता है, फिर आप जर्नल में अपने रिसर्च पेपर पब्लिश कराते हैं। कोशिश करते हैं कि आईएसबीएन हो, फिर उसके अलावा नास रेटिंग हो, उसके अलावा इम्पैक्ट फैक्टर हो, और दुनिया भर के तो चलता है उसमें। हाँ, तो इम्पैक्ट फैक्टर हो, फिर आप देखते हैं कि बहुत रिप्यूटेड हो, दुनिया भर का बवाल चलता है जब रिसर्च आप करते हैं। और फिर बहुत अच्छा हो, स्प्रिंजर में हो, फिर दुनिया भर का तो बवाल है। तो वो फिर उन्होंने किस पे पब्लिश कराया था, किस सन में उन्होंने कहा है? तो इन्होंने इनका जो पेपर था, ध्यान में रखिएगा, इनका जो पेपर था
इन्होंने 1865 में पब्लिश कराया था, 1865 में। उसका जो टाइटल था इनके पेपर का वो था एक्सपेरिमेंट्स। ये इसलिए बता रहे हैं, एग्जाम में पूछ देगा कि इन्होंने जो रिसर्च पेपर पब्लिश कराया था उसका टाइटल क्या था, तो एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने दो चरणों में, स्टेप फर्स्ट जो कराया था, स्टेप फर्स्ट 1865 में कराया था, और स्टेप सेकेंड जो है 1866 में, दो टुकड़ों में अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश करा था। तो यहाँ 65 तो दिया नहीं, 1866 दिया है, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे कि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो जर्नल्स में पब्लिश कराया था, जो विभिन्न प्रकार के जो शोध के लिए है उनमें इन्होंने पब्लिश कराया था। क्या कराया था उसमें, इन्होंने क्या कराया था, पब्लिश कराया था। इसी तरह मैं भी आपको दिखाऊं कि बहुत सारे जो कार्य हैं वो हम आपको दिखाना चाह रहे थे रिसर्च पेपर। हमारे बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश थे। पूरा जीमेल दे रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको। अब चूंकि बात चली है, देखिएगा ये हमारे रिसर्च पेपर है। ये देखिएगा, डॉक्टर अनिल कुशवाहा और एसपी कॉलेज काउंसिल में, और मैं वहाँ पोस्टेड था। ये हमारा रिसर्च पेपर है, अगर आप देखेंगे। ये बहुत सारे पेपर थे। ये जर्नल है, और जर्नल का नाम है, ये जब आप इंडियन माइकोलॉजिकल सोसाइटी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का है, जर्नल ऑफ माइक्रोपैथोलॉजिकल रिसर्च। और इसी तरह ये था जो पेपर पब्लिश था। बहुत सारे पेपर थे हमारे। ये देखिएगा, एसपी सिंह एंड ये हमारे सर थे, और अनिल कुमार कुशवाहा। ये देखिएगा, ये है, स्किप कर दीजिएगा। और अब चूंकि रिसर्च पेपर की बात हुई, तो ये देखिएगा, ई जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये उसका है, यूनान का है रिसर्च पेपर, उसमें पब्लिश हुआ था। तो इस तरह से पेपर ढेर सारे पब्लिश हुए थे। तो ये तो सब छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं है। हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं। हम्म, चलिए। अच्छा, 1866 करेंगे सही। 67 नंबर पे कहता है, इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। यहां कहता है क्या फिल करेंगे, यहां फिल करने के लिए बोला है कि डज नॉट रिक्वायर टीआरएनए। बिल्कुल, देखिएगा तीनों प्रकार के आरएनए यूज होते हैं। एमआरएनए यूज होता है, इसके अलावा हमारा आरआरएनए यूज होता है, आर आरएनए यूज होता है, इसके अलावा हमारा टीआरएनए, तीनों आरएनए यूज होते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड भी यूज होता है। तो तीनों ये यूज हो रहा है, ये और एटीपी। ये अगर एस एन आर ने जो है, एस एन आर ने यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन ई है जो प्राय यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटी कोडान। ध्यान में रखिएगा, यहां एक शब्द दिया, कोडान नहीं दिया है, कोडान की जगह उसने दिया है एंटी कोडान।
यूज्ड इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कौन सा एंटीकोडॉन प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है? तो चूंकि जो एम आरएनए पे पाए जाते हैं, किस पर पाए जाते हैं? एम आरएनए पर पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं कोडान। और जो टी आरएनए पर पाए जाते हैं, टी आरएनए पर जो पाए जाते हैं वो कहलाते हैं एंटी कोडान। यहां से क्वेश्चन पकड़ में आएगा, क्वेश्चन टेढ़ा है तो यहां से पकड़ में आएगा, क्या कहलाएगा? टी आरएनए, एंटी कोडान। तो हमारा जो एम आरएनए पर पाया जाता है ए यू जी, तो टी आरएनए पर इसका एंटी कोडान क्या पाया जाएगा? एडनिन की जगह थाइमिन की जगह क्या पाया जाएगा? यूरेसिल। तो यू, और इसकी जगह क्या पाया जाएगा? यूरेसिल की जगह क्या पाया जाएगा? तो यहां पाया जाएगा एडनिन, ग्वाइनिन की जगह साइटोसिन, यूएसी। एंटीकोडान हमारा क्या होगा? यूएसी। तो ऑप्शन डी को बिल्कुल सही करेंगे। क्या होगा? यूएसी, जिसको हम एंटीकोडान जो है यूएसी होगा, जो कि टीआरएनए पर पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है एंडिंग ऑफ ट्राइब एंड अकॉर्डेंस विद आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जब आप इंटर से ही पढ़ते हैं तो आपको ये पढ़ा जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के आधार पर जो ये सफिक्स दिए हैं लास्ट में लगते हैं, तो कहता है ट्राइब के लास्ट में क्या लगता है? जो ट्राइब होते हैं उनके लास्ट में हम किसको लगाते हैं? तो ट्राइब के लास्ट में जो हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? ई ए ई लगाते हैं, ए ई ई। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखेंगे, एग्जाम्पल, तो ये ट्राइब है जिसका नाम है मैग्नोली, मैग्नोली। ये क्या है? ये एक ट्राइब है। किस फैमिली का है? इसकी फैमिली क्या है? इसकी फैमिली है मैग्नोली एसी, ये फैमिली है, तो ट्राइब है ये। तो ये लगाते हैं। एल्स किस में लगाते हैं? तो एल्स हम ऑर्डर में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? ऑर्डर में। ओपिसिडी किस में लगाते हैं? क्लास में लगाते हैं। तो चूंकि उसने ट्राइब के लिए पूछा है कि ट्राइब में सफिक्स लास्ट में क्या लगाते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट क्लू टू द जेनेटिक कोड वाज गिवन बाय, पहला क्लू जेनेटिक कोड के बारे में क्या दिया था? एक्चुअली में इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है। जेनेटिक कोड का जो ट्रिपलेट कोड सिद्धांत दिया था, ट्रिपलेट कोड को जो सजेस्ट किया था, वो देने का जो श्रेय जाता है वो जी गैमो को जाता है। जी गैमो, यहाँ जी गैमो कहीं नहीं दिया है। उसके बाद जो अन्य लोग थे उनमें थे नीरेनबर्ग और मैथाई, तो यहाँ ये दिया है, तो इसी को हम सही करेंगे। फर्स्ट क्लू जेनेटिक कोड वाज गिवन बाय नीरेनबर्ग एंड मैथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, प्लाज्मिड आर द सुटेबल वेक्टर फॉर क्लोनिंग, बिल्कुल। और इसको खोजा किसने था? तो लीडर वर्ग ने किया था। लीडर वर्ग ने इसको खोजा था, किसको? प्लाज्मिड को। ध्यान में रखिएगा, प्लाज्मिड की अगर डिस्कवरी पूछता है तो लीडर वर्ग ने खोजा था। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया नोन एज द प्लाज्मिड। ठीक है। क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट साइज, इनका साइज क्या होता है? तो एक्चुअली में इनका जो साइज होता है वो 10 to 15 केबी होता है। यहाँ 10 से 15 केबी कहीं भी नहीं दिया है, तो हम लगाएंगे 2 to 5 केबी। क्या लगाएंगे? 2 से 5 केबी लगाएंगे। कितना हुआ? 10 से 15 केबी सही है, नहीं दिया है तो 2 से 5 केबी हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम फ्रॉम ए ग्रुप इनिशियल्स इज कॉल्ड। जब स्पोरेंजियम, ये कहां से? जो टेरिडोफाइट हम पढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं, तो हमने कहा था स्पोरेंजियम दो प्रकार से विकसित होती है। जब आप क्लास लेंगे तो वो कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। लेपिडो स्पोरेंजिएट, और एक दिया था हमने लेपिडो, एक दिया था यू स्पोरेंजिएट। हमने कहा था जो यू स्पोरेंजिएट होता है ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होता है, ये सिंगल सेल से डेवलप होती है। तो यहां उसने क्या? स्पोरेंजियम फ्रॉम ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल, तो ऑप्शन आएगा यू स्पोरेंजिएट टाइप। ऑप्शन डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट इन हायर प्लांट। ये अभी पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वो पाई कहाँ जाती है? तो वो जनरली इंडोडर्मिस में पाई जाती है। इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस रूट की इंडोडर्मिस में देखने को मिलती है प्लांट। हैविंग मोस्टली हायर
कंटेंट, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो इसमें सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलता है वो सुबेरिन देखने को मिलता है। क्या पाया जाता है? सुबेरिन। एक्चुअली में सुबेरिन एंड लिग्निन पाई जाती है, दोनों पाई जाती है। सुबेरिन ज्यादा पाई जाती है, लिग्निन कम। चूंकि सुबेरिन यहां दिया है तो ऑप्शन ई को हम सही करेंगे। फिर कहता है सेल वॉल रिजिडिटी इज मोस्टली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो सेल वॉल होती है, जो कठोर होती है, वो किसकी प्रेजेंस के कारण सेल वॉल कठोर होती है? तो वो लिग्निन के जमाव के कारण कठोर होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स यील्ड द ड्रग यूज द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है जो ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर में इनमें से किस प्लांट का हम प्रयोग करते हैं दवा के रूप में? साउ सूरिया का, या रोल्फिया सर्पेंटाइना का, विनका रोजिया का जिसको हम सदाबहार का फूल कहते हैं, या सिंकोना ऑफिसिनेलिस का जिससे हम सिंकोना प्राप्त करते हैं, या प्लंटैगो का जिससे हम प्लंटैगो से समझते हो क्या इसी गोल की भूसी प्राप्त करते हैं। सिंगोना ऑफिसिनेलिस से क्यूनिन प्राप्त करते हैं। विनका रोजिया से कैंसर की दवा प्राप्त करते हैं। तो डिफरेंट टाइप है, आप इसका आंसर जरूर करिएगा। हमने इकोनॉमिक बॉटनी में बाकायदे पढ़ाया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसके साथ नमस्कार।